तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली ये एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, लेकिन इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा मतलब होता है, तो हमने इसका नाम डाल दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखना और बहुत ही ईजी टॉपिक भी है। डन। सपोज आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस है, दो मीडियम के बीच का एक इंटरफेस है। डन है क्या? और जो नीचे वाला मीडियम है वो आपका रेयरर है। नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला रेयरर है। ज़रूरी नहीं है इसका उल्टा भी बना कर सकते थे, लेकिन आपके बुक में नीचे इस वाले को डेंसर रखा है, ऊपर वाले को रेयरर रखा है। डन है क्या? और ये जो रेयरर मीडियम है आपका, उसे हम लोग सपोज फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं और डेंसर वाले को सेकेंड मीडियम। ये बातें क्लियर है? जैसे कि हम लोगों ने जब इसको स्टडी किया था, जब स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़े थे, तो हम लोगों ने यहाँ से रे को डाल के इस तरफ करवाया था। डन है? तो साइंटिस्ट लोग इसका उल्टा भी करके देखते हैं ऑब्वियसली। तो जब उल्टा उन्होंने करके देखा तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, बहुत ही फैसिनेटिंग दिखा। तो वही चीज़ को हमें स्टडी करना है, और तब जो उन्हें फैसिनेटिंग चीज़ दिखा उसी को उसी का नाम डाल दिया उन्होंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है, तो सपोज मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी रेज बनेंगे। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट करूँ, डन है, ये फर्स्ट रे है, तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ इंसिडेंस एंगल है। क्या बात है? क्लियर है? ये हुआ आपका, यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ इंसिडेंस एंगल रहेगा। अब देखो, जैसे ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो सपोज ये वाला रे आपका ये मूव कर गया। डन है क्या? फर्स्ट रे है। अभी साइंटिस्ट लोगों ने फिर जब किया, उन्होंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा बढ़ाया। सपोज उन्होंने यहाँ से सेकेंड रे को इंसिडेंस किया, तो इन्होंने देखा हाँ भाई यहाँ पे और रिफ्रैक्शन हो रहा है और नॉर्मल से अवे मूव कर रहा है सेकेंड रे। डन। फिर इन्होंने इसको और थोड़ा किया। डन है? ये थर्ड रे किया, तो जैसे ही थर्ड रे डाला, यहाँ पे जैसे इंसिडेंस एंगल और बढ़ गया, तो उन्होंने देखा हाँ ये और ज़्यादा रिफ्रैक्शन एंगल के साथ जा रहा है अपना थर्ड रे। क्या बात है? यहाँ तक क्लियर है? डन है क्या? जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाते गए, रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे बढ़ते ही गया। डन है? ये फर्स्ट रे था, तो इसका इंसिडेंस एंगल इतना था, और ये रहा उसका रिफ्रैक्शन। जैसे ही इंसिडेंस एंगल हमने बढ़ाया, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ा। डन है क्या? और थोड़ा बढ़ाया तो ये और थोड़ा बढ़ गया। डन है? उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आया, जैसे ही उन्होंने और थोड़ा इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया, डन है, जैसे ही उन्होंने फोर्थ रे का एंगल को एक कुछ कर दिया, ये सम सॉर्ट ऑफ एक इंसिडेंस एंगल बना दिया, तो उन्होंने देखा ये जो रिफ्रैक्शन आ रहा है वो सरफेस के थ्रू, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो जो रे है वो सरफेस में ही ट्रैवल कर रहा है। डन है क्या? ये फोर्थ रे है आपका। डन है? तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन गया फोर्थ रे में? 90 डिग्री। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया? उसके बाद जैसे ही उन्होंने फिफ्थ रे लिया, जिसका एंगल इससे और थोड़ा ज़्यादा है, उन्होंने क्या देखा कि ये कंप्लीट उसी मीडियम में वापस आ रहा है। क्या ये बातें क्लियर है हमें? तो यही अभी देखो, जैसे ये सारे रेड रेज थे, ये तो सारे उस तरफ जा रहे थे, मतलब रिफ्रैक्शन कर रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर 4 नंबर में कोई एक यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल बना था, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल बना था, जिसे कि क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं हम, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट था। इसके बाद से उन्होंने और जो लाइट्स है, वो लाइट लोगों ने और रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो नहीं किया, फिर वो वापस आने लग गए, मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये सारे रेड वाले जो रेस थे वो रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, लेकिन चौथा नंबर एंगल के बाद अगर हम लोग और थोड़ा इंसिडेंस एंगल को बढ़ा के मतलब इंसिडेंस करें, तो ये वापस आता है, मतलब ये रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या बात है? क्लियर है हमें? तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल जो टर्म है वो किस लिए आया वो भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है? क्रिटिकल एंगल, सो इसे आप ऐसे डिफाइन करोगे, ये एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे जो एक ऐसा इंसिडेंस एंगल है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल में जो रिफ्लेक्शन एंगल बनता है, जो रिफ्रैक्शन एंगल बनता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे when a light travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium in a particular value of कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स एंगल ऑफ refraction becomes
बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है क्या? क्रिटिकल एंगल क्या है? जब एक लाइट ट्रैवल करता है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये एक ऐसा इंसिडेंस एंगल का वैल्यू है जिसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। डन है क्या? अभी हमने अच्छे से इसको पहले से मतलब पढ़ के रखा है कि स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन कौन, स्नेल्स मतलब रिफ्रैक्शन की चीज़ों को किसने बताया था? स्नेल्स ने बताया था। तो स्नेल्स के लॉ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ म्यू ऑफ ए वाला मीडियम में जब वो गया कंपेयर टू पहले जब था, इजिकल टू क्या होता है, कितना कितना इंसिडेंस एंगल था यहाँ पे बट्टा कितना रिफ्रैक्शन हुआ उस मीडियम में। क्या बात है? क्लियर है? अब देखो ज़रा, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ μ12 इजिकल टू, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू था जिसमें कि ये 90 डिग्री बन रहा था, उसको हमने नाम क्या दिया था? C दिया था। और रिफ्रैक्शन कितना हो रहा था? 90 डिग्री में हो रहा था। तो साइन 90 यानी हो 1 है, तो साइन C। क्या बातें क्लियर है? ये हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अभी हम बात करते, जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल के ऊपर गए तो ये कौन सा लॉ फॉलो करने लगा? रिफ्लेक्शन का। क्या बातें क्लियर है? अभी देखो सपोज जैसे ही सी के ऊपर गया, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्शन का। और रिफ्लेक्शन में फॉलो क्या होता है रूल? आई इजिकल टू आर। जैसे ही यहाँ पे देखो, अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे आई एंगल बना, ये एंगल आई है, ए बन गया आर, उसके ऊपर अगर हम लेते हैं तो ए गया एंगल, फिर क्या बनेगा? ऐसे करके बन जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? ये सिक्स्थ रे है, सिक्स्थ रे ऐसे बना। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते गए यहाँ पे वैसे 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 रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते गया। फिर एक क्रिटिकल एंगल आया, क्रिटिकल एंगल में सीधा चले गया, फिर उससे और थोड़ा बढ़ाए तो ये क्या कर दिया? सीधा जंप करके यहाँ पे आ गया। क्या बात है? क्लियर है? सीधा जैसे और थोड़ा एंगल बढ़ा दिए तो सीधा जंप करके यहाँ आ गया। उसके ऊपर अगर हम एंगल बनाते तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा। मतलब क्या है, साइन आई इजिकल टू साइन आर, तो उसके बाद क्या हो गया, जैसे और थोड़ा एंगल बढ़ा दिया तो इस तरफ आने लगा है। ये देखो साइन आई इजिकल टू साइन आर, इस तरफ से बनेगा ना वो रिफ्लेक्शन का लॉ। तो उसके बाद वो पीछे से जंप करता है। क्या बातें क्लियर है? मतलब आपको इस ए वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको कभी भी कोई रेस देखने नहीं मिलेगा और ना ही इस वाले रीजन में देखने मिलेगा। सारे रेस कहाँ पे? इस रीजन में होते हैं। और क्रिटिकल एंगल तक ए रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहा था और क्रिटिकल एंगल के ऊपर में ए रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। क्या बातें क्लियर है हमें? अभी हम लिख देते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल टर्म क्यों है वो भी बताते हैं अभी। सो लिख देते पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लिखते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer medium and its incidence angle is greater than a critical value, then the ray will reflect back to the same medium and this phenomena is called total इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बातें हमें क्लियर है? अब यहाँ पे टोटल टर्म क्यों आया? बेसिकली जब मिरर होता है ना, मिरर में क्या होता है, जैसे ही रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे कुछ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद बाकी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब मिरर के केस में क्या है, एक मीडियम होता है तो यहाँ वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, तो मतलब वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस्ट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पे मिरर नहीं है तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता है, जितना एनर्जी वहाँ पे जाता है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है सेम मीडियम में। ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब अंदर ही रहता है, मीडियम के अंदर में ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल टर्म लगाया गया है। यहाँ पे टोटल जो स्टैंड करता है वो एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, कि यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होता है। डन है? इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन क्यों है? क्योंकि ये सेम मीडियम में बैक कर देते हैं। डन है? यहाँ तक बातें क्लियर है? और अगर आप कोई इमेज देखते हो ना कि जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बना है और कोई एक
ऐसा इमेज देखते हो जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बना है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो क्लियरिटी है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इमेज का, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात है, क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया एकदम क्लियर वाला इमेज बनाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इससे जो डिवाइसेस चलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।